हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। इसमें हम अलग अलग टॉपिक लेके चलेंगे और सबको एमसीक्यू के फॉर्म में याद करेंगे। हमारा ये भी फोकस रहेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन में ट्रिक के माध्यम से याद कराऊं, तो जब आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंचे तो आपको हर एक क्वेश्चन याद हो, तो जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा सहायता मिले और जब लास्ट में आप पेपर में देखें तो वही छोटी छोटी ट्रिक आपके काम आए और आप जो टारगेट करके चल रहे हैं 85 नंबर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, वो आपके जरूर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो गया, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे? ये हमारा जिले से क्वेश्चन है। कुल कितने जिले थे? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश बनने के टाइम पे, ठीक है। 1950 में आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जब बना था उसमें कौन कौन से राज्य थे? मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। तो जिले टोटल उस टाइम पे कितने थे? उस टाइम पे जिले थे 43, याद रखिएगा 43 जिले थे। उसके बाद आपको पता है कि 2000 में मध्य प्रदेश अलग होता है किससे? छत्तीसगढ़ से। तब मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे? 45। और टोटल 2000 तक टोटल जो है 61 जिले हो चुके थे, ठीक है। टोटल 61 जिले हो चुके थे। और जब हम विभाजित हुए छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ के पास चले गए 16 जिले। तो ये याद रखिएगा, 45 जिले मध्य प्रदेश के पास थे और 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 2000 तक यहाँ मतलब 43 से बढ़ते बढ़ते हमारे पास कितने हो गए थे? टोटल 61 जिले, ठीक है, 61 जिले। फिर जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके पास चले गए 16, हमारे पास रह गए 45, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो गया 43। 1956 में कितने थे हमारे पास? 43 जिले थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश इज अ कंप्लीटली लैंडलॉक्ड स्टेट। लैंडलॉक्ड का क्या मतलब है? लैंडलॉक्ड मतलब कोई ऐसा स्थान जहां से आप सीधे समुद्र में नहीं जा सकते, ठीक है, समुद्र में नहीं जा सकते, ये होता है लैंडलॉक्ड। तो याद रखिएगा, आपका जो मध्य प्रदेश है आपको पता है चारों तरफ से आपके अलग अलग स्टेट से घिरा हुआ है। गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, नीचे महाराष्ट्र हो गया, फिर इधर साइड आपका छत्तीसगढ़, ऊपर यूपी, इधर राजस्थान, चारों तरफ से घिरा हुआ है राज्यों से। तो कैसा राज्य है ये है आपका लैंडलॉक्ड, ठीक है, लैंडलॉक्ड जिसको बोलते हैं भू आवेष्टित। फिर दूसरा देखना है, 9.3% क्षेत्रफल के साथ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद 9.3 एरिया। तो ये सही है क्या? हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपने देखा पहला तो आपका सही है, ठीक है। दूसरा है जो दूसरा सबसे बड़ा है, ये भी आपका सही है। पहला है आपका राजस्थान, ठीक है, एरिया वाइज आपका राजस्थान सबसे बड़ा है। दूसरा आता है मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन आता है कि 9.3 सही है कि नहीं, क्योंकि 9.3 दिया हुआ है, तो आपका ये भी सही है। तो ये हो गया आपका असत्य कथन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। याद रखिएगा, इसको घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। अगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये इंडिया का 9.3% एरिया कवर करता है, ठीक है। और अगर जनसंख्या की बात करें, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या के मामले में कौन से रैंक पे है? तो याद रखिएगा 5th रैंक पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका 5th रैंक पे है। जैसे यहाँ पे था क्षेत्रफल में, ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो 2nd नंबर पे है। पॉपुलेशन जनसंख्या वाइज देखा जाए तो 5वें नंबर पे है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राजकीय मछली महाशीर किस वर्ष घोषित की गई थी? ठीक है, ये राजकीय मछली किस वर्ष घोषित की गई थी? इन विच ईयर वाज मध्य प्रदेश स्टेट फिश महाशीर डिक्लेयर्ड? ठीक है, कब हमने इसको स्टेट फिश जो आपकी राजकीय मछली है कब घोषित किया था? 2010, 11, 12, 13। याद रखिएगा 2011 में हमने इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया था। राजकीय मछली, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है टोर मिलता है आपको, वैसे तो टोर प्यूटिटोरा है, लेकिन
इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है टोरटोर। ठीक है, टोरटोर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, इसी से पता चल जाएगा कि इसका साइंटिफिक नाम है टोरटोर। 2011 में हमने क्या बनाया था इसको, अपनी राजकीय मछली। इसके अलावा याद रखिएगा 2013 में क्या किया था हमने, राजकीय खेल घोषित किया था। राजकीय खेल कौन सा, मलखम्ब। ये हम अभी तक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, लगातार मेरे वीडियोस आ रहे हैं अलग एमसीक्यूज के मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही, तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो किया है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गए होंगे, क्योंकि मैं 3-4 बार इन चीजों को बता चुकी हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों। ठीक है, तो आप बस क्या करिए, 1 महीने मुझे फॉलो कीजिए ढंग से, एक एक वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, ट्रिक याद करिए। आप देखिए कि 1 महीने बाद आप खुद में कितना चेंज पाते हैं, और फिर टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कि आप कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2013 में राजकीय खेल मलखम्ब को घोषित किया गया। और याद रखिएगा इसकी जो अकादमी है, मलखम्ब अकादमी, वो बनी है 2018 में, कहाँ, उज्जैन में। ठीक है, इसमें जो खेल पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है, वो है प्रभास जोशी पुरस्कार। ये सारी चीजें, कुछ भी अगर चीज आती है तो आपको एक दूसरे से रिलेट करके पूरे फैक्ट अपने दिमाग में एक बार चला लेना कि ये है, ये है, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म रहे, कोई भी डाउट ना रहे इन छोटे छोटे फैक्ट्स में, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे फैक्ट ही गलत करवा देते हैं एक क्वेश्चन। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मध्य प्रदेश में पूछा जा चुका है आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन हमेशा ऐसे जब टफ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मतलब इजी होगा ढूंढने में, जो कि गलत होगा। जैसे इसमें ही आप देखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया, हरि विनायक पाटस्कर, केसी रेड्डी, पीवी दीक्षित। अगर आपने राज्यपाल के बारे में कुछ भी पढ़ा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की लिस्ट पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो पीवी दीक्षित हैं वो क्या थे, वो पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। और कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल थे, और थे कौन ये थे हाई कोर्ट के जज। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जज थे। तो याद रखना है कि ये जज थे, ना कि ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो सीधी बात है, यहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी संविधान सभा है, इसके सदस्य नहीं रहे होंगे। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि आप हर चीज याद ही करें, थोड़ा सा वहां पे लॉजिक भी लगाना है कि कौन सा अलग दिख रहा है। पीवी दीक्षित जो है वो है आपके क्या, हाई कोर्ट के चीफ जज थे, और ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है, तो सीधी बात है, ये जब जज थे तो संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे होंगे, क्योंकि राजनीति से रिलेटेड थे नहीं, उन्होंने चुनाव तो लड़ा नहीं था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन कठिन भी कोई लगता है तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें ऑप्शन क्या क्या है, शायद आप ऑप्शन से अपना आंसर निकाल ले, एलिमिनेशन मेथड से। आगे देखिए, राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला कहाँ स्थित है। वेयर इज भोजशाला बिल्ट बाय राजा भोज लोकेटेड। कहाँ पे है, भोपाल, धार, इंदौर, उज्जैन। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे मिलेगी आपको, धार में। धार में बनी है भोजशाला, जो कि क्या था, एक संस्कृत विद्यालय था। आपको पता है कि राजा भोज जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे किसमें, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली चीजों में, साहित्य में हो गया, ठीक है, लिटरेचर में हो गया, मैथ्स में हो गया। उन्होंने खुद बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। ठीक है, तो याद रखना है, उन्होंने भोजशाला बनाया था कहाँ पे, धार में, और ये एक संस्कृत विद्यालय था। राजा भोज से रिलेटेड ये हो गया। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग इंदौर है। जैसे ही आप बड़े क्वेश्चन देखें तो उसको आराम से पढ़ें और उसमें देखें कि कहाँ पे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन मतलब ऑप्शन अगर गलत होगा तो बस छोटा सा एक चीज होगा जो ऊपर नीचे कर दिया गया होगा, और उसकी वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग इंदौर है। तो ये देखिए, हम अधिकतम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इंदौर इज द डिवीजन विद मैक्सिमम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऐसा है क्या, नहीं है। मैक्सिमम एरिया किसका है, आपका जबलपुर का है, तो ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया आपका, मध्य प्रदेश का अधिकतम जनसंख्या वाला संभाग जबलपुर है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि संभाग आपका जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, इंदौर। तो बस ये याद रखिए कि मैंने क्या किया है, इन दोनों को
ऊपर नीचे कर दिया है। मतलब अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉपुलेशन की, ठीक है, जनसंख्या की बात करें, मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें, तो इसके लिए होगा इंदौर, और ये संभाग। याद रखिएगा हम ये संभाग की बात कर रहे हैं, जिलों की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी इंदौर संभाग में। और वहीं पे अगर बात करें मैक्सिमम एरिया की, ठीक है, मैक्सिमम एरिया वाला संभाग कौन सा होगा, डिवीजन कौन सा होगा, तो ये होगा आपका जबलपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये होगा आपका जबलपुर। तो जनसंख्या में इंदौर ज्यादा और एरिया में जबलपुर ज्यादा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि जबलपुर में अब जो है 9 जिले आने लग गए हैं। ठीक है, इंदौर में 8 जिले आते हैं। और जिलों, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, इसके लिए मैंने एक छोटे छोटे ट्रिक के फॉर्म में बताया है। उसके अलावा एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से कौन सा जिला कहाँ पे लोकेटेड है, किस पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करता है, सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। आप वो भी जाके देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर आता है इनसे रिलेटेड, आपके मैप से रिलेटेड, तो जरूर अच्छे से तैयार रखिएगा मध्य प्रदेश का मैप। और ये मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी आपका मैप बहुत जरूरी है, डिटेल में याद रखना, तो वो भी याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या बताना है, असत्य कथन, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें दोनों, 1 और 2 दोनों क्या है आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। 35 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन मध्य प्रदेश असेंबली। मैंने आपको इससे पहले करवाया था शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो आई होप वो आपकी चीजें याद रहेंगी। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीट्स हैं, 35। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश असेंबली में 35 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 सीटें आरक्षित हैं। 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। तो ये आंसर सही है क्या, तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि 79 से अब बढ़ाकर कर दी हैं 84 सीट्स। ठीक है, 84 सीट्स अब कर दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, कि कहां पे, लोकसभा में। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी पहले ही, कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो याद रखिएगा 84 है लोकसभा में, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। 7 आपके 35 जो है वो है मध्य प्रदेश असेंबली में। तो आप ऐसे लिस्ट बना लीजिएगा, ये शेड्यूल कास्ट हो गया, ये शेड्यूल ट्राइब हो गया, फिर एक तरफ आपका हो गया लोकसभा, एक तरफ हो गया मध्य प्रदेश की असेंबली। तो शेड्यूल कास्ट का कितना हो गया लोकसभा में, ये है 84, मध्य प्रदेश में कितना हो गया 35, फिर एसटी का कितना हो गया, ये हो गया आपका 47, और यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 47। तो यहाँ पे दोनों के बराबर है, यहाँ पे 84 और 35 बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, ये देखिए, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, असत्य कथन बताइए। तो जो आपका सेकंड है, ठीक है, केवल दो आपका असत्य आंसर है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन देखिए, फिर उसका आंसर करने की कोशिश करिए, और हर एक वीडियो को अपने लिए एक टेस्ट सीरीज की तरह लिया करिए, है ना, कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने मेरे गलत हो रहे हैं, पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिए। जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका ये रिवीजन है और जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो आंसर करने की कोशिश जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, Which statement is false related to मध्य प्रदेश गवर्नर हरि विनायक पाटस्कर। इनके बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, हम यहाँ पे टेन्योर की बात कर रहे हैं, तो क्या है इनका, इसमें है मिनिमम टेन्योर। फिर हिंदू कोड बिल प्रस्तुति के समय ये केंद्रीय विधि मंत्री थे। तो हिंदू कोड बिल जब आया था तो ये क्या थे, ये सेंट्रल में लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, विधि मंत्री मतलब आपके लॉ मिनिस्टर। थर्ड देखिए, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण मिल चुका है। ये संविधान सभा के सदस्य थे, तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन चारों में बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा असत्य है। इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कौन सा असत्य है। इसमें जो है ये आपका पहला वाला आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि इनका मिनिमम मतलब सबसे कम समय तक रहने वाले नहीं थे, ये सर्वाधिक
सबसे अधिक समय तक रहने वाले क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था। इसके अलावा आप देख लीजिए, जैसे राज्यपाल के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तो देख लीजिए हिंदू कोड बिल जब प्रस्तुत हुआ था तो ये क्या थे? सेंट्रल लॉ मिनिस्टर थे। उसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है और इसके अलावा ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो ये क्वेश्चन, ये ऐसे आप ये टॉपिक भी याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है राज्यपाल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबरी को अपनी मां मानने वाली जनजाति कौन सी है? Which tribe considers सबरी as their mother? ठीक है, कौन मानता है? भील, गोंड, बैगा, कोल। याद रखिएगा ये है कोल ट्राइब, आपकी कोल ट्राइब है जो सबरी को अपनी माता मानती है। ठीक है, ये आपको मिलेगी कहां पे? ये रीवा सतना वाले एरिया में। ठीक है, रीवा सतना वाले एरिया में आपको मिलेगी कोल ट्राइब, कोल जनजाति। वो अपने सबरी माँ को क्या मानते हैं? अपनी माता मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूल्हा देव भी है जिनकी ये पूजा करते हैं। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ कुर्ग? मैंने कुछ आपके इसके पहले वाले वीडियो में कुछ आपके पॉलिटी के क्वेश्चन करवा दिए हैं, स्पेशली अभी गवर्नर वाले सेक्शन के। इसके अलावा आज के वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैंने गवर्नर, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे उनके क्वेश्चंस उठाए हैं। तो इन दोनों वीडियो से आप गवर्नर के बारे में सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। तो जरूर देखें लास्ट तक सारा का सारा वीडियो, और इसके साथ अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो उसका नोट जरूर बनाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी वो कुछ ना कुछ पूछेगा ही इस चीज से। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा मध्य प्रदेश में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें। हमें बताना है राज्यपाल के जो थे वो कुर्ग के मुख्यमंत्री भी थे। केसी रेड्डी, निरंजन नाथ वांचू, सीएम पुनाचा, केएम चांडी। याद रखिएगा ये थे अपने सीएम पुनाचा। ठीक है, कुर्ग के जब वो मंत्री बने थे, कुर्ग के जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत नाचे थे। ठीक है, जब मुख्यमंत्री बने थे मतलब सीएम बने थे, सीएम पुनाचा, तो जब वो सीएम बने थे तो बहुत नाचे थे। ठीक है, कुर्ग। इसके अलावा मैंने सीएम पुनाचा के बारे में आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो क्या किए थे? तब भी वो नाचे थे। जब सीएम बने थे तब भी वो नाचे थे। तो सीएम कहाँ के बने थे? कुर्ग के। तो कुर्ग के जब सीएम बने तो भी नाचे, सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा तो भी नाचे। तो ये हो गया आपका सीएम पुनाचा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट जेम रिफाइनिंग सेंटर एस्टेब्लिश? ठीक है, रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भोपाल, देवास, जबलपुर, पन्ना। तो ये आपको मिलेगा जबलपुर में। याद रखिएगा, पन्ना में बिल्कुल नहीं था। जबलपुर में रत्न परिष्कृत केंद्र था। जेम रिफाइनिंग मतलब मान लीजिए कोई जेम है, जेम को जब हम रिफाइन करेंगे मतलब उसका परिष्कृत करेंगे उसको, तो हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं रत्न जो आपका जेम है। तो जेम को बहुत अच्छा करने के लिए, साफ सुथरा उसमें डिजाइन बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा बारीकी से काम करना पड़ता है। तो इसलिए हो गया आपका रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिर्च की सबसे बड़ी बेड़िया मंडी किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट बेड़िया चिली मार्केट लोकेटेड? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। तो याद रखिएगा ये है आपका खरगोन। खरगोन में जो है आपके बेड़िया मंडी, ये भी याद रखिएगा कि मिर्च की सबसे बड़ी बेड़िया मंडी आपकी खरगोन में है। ठीक है, तो ये खरगोन से आप क्या याद करेंगे? खरगोश। खरगोश को क्या रखा है? बेड़िया बांध रखी हैं और मिर्च के मार्केट में बैठा रखा है। ठीक है, तो खरगोश के बेड़िया बांध के उसको मिर्च मंडी में बैठा रखा है बेचारों को। वो कितना ज्यादा परेशान हो जाएगा देखिए। तो आप एक खरगोश इमेजिन करिएगा, देखिएगा, और इमेजिन करिएगा कि उसके पैर में बेड़िया टाइप की बंधी हुई हैं, और इमेजिन करिएगा कि वो कहाँ पे है? मिर्च मंडी में बैठा हुआ है। तो खरगोश, मिर्च मंडी, बेड़िया। तो बेड़िया मंडी आपकी हो जाएगी कहाँ पे? खरगोन में। ठीक है, अच्छा जो भी मैं ट्रिक बताऊं उसको आप इमेजिन जरूर करिएगा। जैसे ही आप इमेजिन कर लेंगे वो आपको स्टोरी क्रिएट हो जाएगी माइंड में, और फिर वो हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो स्टोरी जरूर क्रिएट करिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश?
पीवी दीक्षित, निरंजन नाथ वांचू, सीएम पुनाचा, गुरुप्रसन्न सिंह। मैंने अभी आपको बताया कौन थे ये थे आपके पीवी दीक्षित। ठीक है, पीवी दीक्षित जो थे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, याद रखिएगा, और इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, तो ये थे आपके प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, फर्स्ट एक्टिंग गवर्नर, पीवी दीक्षित। आगे देखते हैं, बालाघाट में स्थित मलाज खंड खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाज खंड माइन सिचुएटेड इन बालाघाट इज फेमस फॉर। आपने देखा होगा मलाज खंड भरवेली, बार बार ये नाम आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, तो इसलिए भी बार बार ये क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको बिल्कुल कहीं पे कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने बताया है कि मलाज को आप याद रखिए इलाज से, और इलाज किससे कर रहे हैं हम? तांबे के मतलब पतली पतली तारों से, तो इलाज जो है वो हम करेंगे तांबे से। तो मलाज खंड आपका किससे रिलेटेड है? तांबे से रिलेटेड है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था भरवेली, भरवेली किससे रिलेटेड है? भरवेली खान, भरवेली माइन, भरवेली खान ये रिलेटेड है मैंगनीज से। मतलब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमें लगता है बहुत भर भर के मिल जाए, ठीक, तो मांगने जाएंगे तो भर भर के मिल जाए। इलाज कर रहे हैं हम कॉपर, तांबे से, तो ऐसे आप रिलेट करके चलिएगा जिससे बिल्कुल गलत ना हो। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा, तो ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा इसका आंसर करिए। उसके अलावा मैंने बोला था आपको स्लेट, स्लेट के बारे में बताया था मैंने। साइकिल उद्योग के बारे में बताया था, साइकिल उद्योग कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ उसका बीच बीच में हम रिवीजन करते चलेंगे। ग्रेफाइट हो गया आपका बैतूल, स्लेट हो गया मंदसौर, मैंने बताया था मंद लोगों को हम बोलते हैं, स्लेट में लिखना चालू करिए। साइकिल उद्योग हो गया गुना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? Which statement is true regarding फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी? सबसे पहला देखिए, इसका अन्य नाम घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, इट्स अदर नेम इज घुघुआ नेशनल पार्क। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, याद रखिएगा इसका नाम घुघुआ भी है। ये जहाँ पे स्थित है वो है घुघुआ गांव, तो उसी के नाम पे इसका नाम घुघुआ नेशनल पार्क भी बोला जाता है। फिर यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये आपका डिंडोरी जो जीवाश्म नेशनल पार्क है ये सबसे छोटा है, ठीक है, साइज में। तो याद रखिएगा एरिया वाइज ये सबसे छोटा है। तो आपको क्या बताना है कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इजी रहते हैं, बस आपको आराम से पढ़ना है और आंसर करना है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल के राज्यपाल कौन हैं? ठीक है, सबसे कम कार्यकाल किसका था? हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश विद शॉर्टेस्ट टेन्योर? सबसे कम किसका था? अभी हमने देखा सबसे ज्यादा किसका था? हरिविनायक पाटस्कर। सबसे कम किसका था? ये था आपके पट्टाभी सीतारमैया का। तो याद रखिएगा इनका काल था सबसे कम, और पाटस्कर जी का था, सीता जी जो थी उनका सबसे कम था, पाटस्कर जी विनायक जो थे उनका सबसे ज्यादा था, ठीक है, ये सबसे ज्यादा हो गया विनायक जी का। आगे देखते हैं, महाजनपद काल में अवंती जनपद की राजधानी थी। ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड द कैपिटल ऑफ उज्जैन वाज महिष्मती उज्जैनी। अब यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा महाजनपद के बारे में थोड़ा बहुत भी, तो मध्य प्रदेश में आपको 2 महाजनपद मिले हैं, ठीक है, 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद है। एक तो था आपका अवंती, एक था चेदी। अवंती की जो है आपको 2 कैपिटल मिलेगी, एक मिलेगी उज्जैनी और एक मिलेगी महिष्मती, वही आपका बाहुबली वाला माहिष्मती साम्राज्य। तो ये माहिष्मती साम्राज्य है और एक है आपका उज्जैनी। तो ये दोनों आपके सत्य कथन है। तो हमको बताना है राजधानी कौन थी? महिष्मती, उज्जैनी। तो ये हो गया 1 और 2 दोनों राजधानी थी। उज्जैनी जो थी वो आपका उत्तरी राजधानी थी, ठीक है, ये उत्तरी राजधानी थी। महिष्मती नीचे साइड है तो वो हो गई आपकी दक्षिणी राजधानी, ठीक है। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। तो ये चेदी जो थी वो सूखी सूखी हुई सी थी। अवंती की एक हो गई उज्जैनी, एक हो गई माहिष्मती साम्राज्य।
और ये चेंदी कौन सा वाला इलाका था, ये आपका बुंदेलखंड वाला इलाका था। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड वाला इलाका था। अवंती तो आपको पता है उज्जैन के आसपास वाला इलाका था। ठीक है, तो ये याद रखना है। महाजनपद काल से रिलेटेड आपके यहाँ 2 महाजनपद मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका पट्टाभी सीतारमैया द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, विच इज वीकली मैगजीन पब्लिश्ड बाय पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद होगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर में जरूर देखिएगा, जो आपके मुख्यमंत्री हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र, उनकी पूछा हुआ था कि पत्रिका कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है मध्य प्रदेश के पॉलिटी वाला सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, पट्टाभी सीतारमैया द्वारा प्रकाशित जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका नाम है जन्मभूमि। ठीक है, जो हमारी सीता जी थी उनको बहुत लगाव था किससे, अपनी जन्मभूमि से। ठीक है, उनको बहुत लगाव था अपनी जन्मभूमि से, तो उन्होंने पत्रिका चालू की जन्मभूमि। तो पट्टाभी सीतारमैया जन्मभूमि इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड अंडर द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपको रूम्स प्रोजेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप कई बार पढ़ चुके होंगे, कितना है 750 मेगावाट। ठीक है, 750 मेगावाट हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और लेता कौन कौन है, एक तो आपका मध्य प्रदेश का डिस्कॉम कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में बिजली देने के लिए। और एक है आपका दिल्ली मेट्रो। ठीक है, दिल्ली मेट्रो को भी यहाँ से जाता है। तो ये हो गया आपका रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, जो कि 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि मध्य प्रदेश यूज करता है और दिल्ली मेट्रो को भेजता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अभी जो जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, ये है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। फ्लोटिंग मतलब पानी में हम क्या कर देंगे, सोलर पैनल आपके लगा देंगे। ठीक है, तो ये ओमकारेश्वर बांध में बन रहा है। याद रखिएगा ये कितने का है, 600 मेगावाट का बन रहा है, और ये काफी ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ये थी जो 750 मेगावाट की है। इसके बाद जो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ओमकारेश्वर पे है, ओमकारेश्वर बांध पे है, वो है 600 मेगावाट का। ये याद रखिएगा। उसके अलावा बहुत जगह, छतरपुर हो गया आपका, टीकमगढ़, साजापुर, नीमच, यहाँ पे भी बहुत सारे आपके सोलर प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हूण राजा मिहिरकुल को पराजित करने वाला राजा था। द किंग हु डिफीटेड हूण किंग मिहिरकुल। ठीक है, मिहिरकुल को किसने पराजित किया था, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, राजा भोज, यशोधर्मन। याद रखिएगा ये है आपका आंसर, यशोधर्मन। मंदसौर के राजा यशोधर्मन ने क्या किया था, हूण राजा मिहिरकुल को हराया था। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हूण जो थे एक टाइम पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, विदेशी थे, हमारे यहाँ पे आके आक्रमण किया और थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या करने लग गए, ये अपना राज्य कब्जा करने लग गए और रहने लग गए। तो फिर हमारे यहाँ के जो राजा थे, जैसे आपके यशोधर्मन हो गए, लोकल किंग थे, इन्होंने हराया किसको, हूण को। तो हूणा किंग मिहिरकुल को हराया यशोधर्मन ने। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो बीन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे यहाँ के गवर्नर। तो भाई महावीर, के.एम. सेठ, बलराम जाखड़, ओ.पी. कोहली, इनमें से कौन है, तो सही आंसर है आपका बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जी जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर है ना, वो भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा ये है आपके बलराम जाखड़। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखते हैं। जामुनी नदी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू जामुनी रिवर। यह बेतवा की सहायक नदी है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। इसका उद्गम स्थान सागर जिला है, तो इट्स ओरिजिन पॉइंट इज सागर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, जामुनी जो है बेतवा की सहायक है और सागर से निकलती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना था, असत्य बताना था। तो इनमें से कोई असत्य नहीं है। याद रखिएगा, जो आपकी बेतवा है,
बेतवा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो एक तो आपको ये जामुनी मिल गई, ठीक है, जामुनी नदी। एक मिलेगी आपको बीना, बीना नदी, इसी के किनारे आपने पढ़ा है बीना ऑयल रिफाइनरी जो हमने ओमान की मदद से बनाया है। फिर उसके बाद आपको एक मिलेगी धसान नदी, धसान नदी। तो ये हो गई आपके बेतवा की सहायक नदियां। बेतवा निकलती कहां से है तो याद रखिएगा ये है आपके कुम्हरा गांव रायसेन, कुम्हरा गांव रायसेन। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि लोग बेतवा से कर सकते हैं बेताब, तो लोग बेताब रहते हैं अपनी राय देने के लिए, ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं बेतवा रायसेन, लोग बेताब रहते हैं अपनी राय देने के लिए। फिर उसके बाद आपने देखा जामुनी बीना धसान, ये हो गई ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां बीना नदी की, सॉरी बेतवा नदी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य तथा धार नगरी कल्याण सिंह के वंशज थे? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश was the descendants of उज्जैन किंग विक्रमादित्य एंड कल्याण सिंह ऑफ धार नगरी, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा, महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और थोड़ा डीप क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर आंसर कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका महमूद अली खान, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये विक्रमादित्य और कल्याण सिंह के वंशज कैसे हो गए मुस्लिम, तो ये जो थे ये थे इनके वंशज, ठीक है। फिर इनके जब मतलब महमूद अली के जो दादा परदादा रहे होंगे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, फिरोज शाह के टाइम पे क्या किया था, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इससे पहले क्या थे वो, तो विक्रमादित्य और ये कल्याण सिंह के वंशज थे। तो ये आपको मिल जाएगा आराम से कि महमूद अली खान इनके वंशज जो थे वो विक्रमादित्य के वंशज थे। फिर फिरोज शाह के टाइम पे क्या किया था, इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। ये आपके गवर्नर है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं महमूद अली खान। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी की सहायक नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर? पहला, कुल सहायक नदियां 41 है, टोटल ट्रिब्यूटरीज आर 41, 19 जो है दाईं तरफ से आकर मिलती हैं, 19 ज्वाइन इट फ्रॉम राइट, और 21 बाईं तरफ से आके मिलती हैं, 22 ज्वाइन इट फ्रॉम लेफ्ट। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, टोटल कितनी है, 41 नदियां हैं, ठीक है, 41 सहायक नदियां हैं। और याद रखिएगा ये दोनों ऑप्शन सही है। 19 जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगी, तो 19 आपकी यहाँ राइट से, 19 आपकी मिलती है राइट से, ठीक है, मतलब दाएं से, तो ऊपर से आके 19 मिलेंगी, नीचे से आके मिलेंगी 22, ये मिलती हैं लेफ्ट से, ठीक है। तो याद रखिएगा नीचे से ज्यादा जाके मिलती है, ऊपर से कम आती है। और नर्मदा आपको पता है रिफ्ट वैली में बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी जो कि निकल रही है अमरकंटक से और बहते बहते जा रही है, और यहाँ गिरेगी कहाँ पे, ये गिरेगी खंभात की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में और कौन सी नदी गिरती है, एक तो आपको ताप्ती भी मिलेगी और माही भी मिलेगी, ठीक है। माही का हमने इससे प्रीवियस वाले में पढ़ा था कि वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारी चीजें रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। 19 आता है आपका राइट से, 22 आता है लेफ्ट से। शक्कर, दूधी, हथनी, मान, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। और किस सहायक नदी में कौन सी परियोजना चल रही है ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपके सभी कथन सत्य हैं। चौथा हो जाएगा सभी कथन, जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म भारत के बाहर हुआ था? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बोर्न आउटसाइड इंडिया? महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर, निरंजन नाथ वांचू। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कहाँ हुआ था। भाई महावीर का जन्म जो है, हमारे महावीर भाई कहाँ पैदा हुए थे, लाहौर में। याद रखिएगा हमारे महावीर भाई लाहौर में पैदा हुए थे, फिर वो यहाँ आए और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने। तो भाई महावीर लाहौर। महमूद अली खान का भी हमने क्या बताया, कल्याण सिंह और विक्रमादित्य के क्या थे, ये विक्रमादित्य के वंशज थे, ठीक है, ये वंशज थे। महमूद अली खान जो है ये पहले मुस्लिम गवर्नर थे
आपके मोहम्मद शफी कुरैशी ये दूसरे मुस्लिम गवर्नर थे, ठीक है। निरंजन नाथ वांचू ये आपके IAS थे, इनका क्वेश्चन भी देखेंगे अगर आता है तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। जितने भी पुराने क्वेश्चंस हुए हैं आप उनका रिवीजन जरूर करिएगा, स्पेशली जो मैंने मध्य प्रदेश के पॉलिटी वाले आपके क्वेश्चन कराए हैं। अभी तो हम सिर्फ गवर्नर जी के क्वेश्चन कर रहे थे, अभी मुख्यमंत्री के भी करेंगे, और फिर चीफ जस्टिस हो गया, आपके विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सारी चीजें कवर करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम से सारी चीजें देख लें, ठीक है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।